Good morning, students. So let's start chapter number 3 of your book, that is recording of transaction. We have discussed lots of things related with the introduction of accounting. Now we have reached the time when we should discuss the recording of transactions, how we record the transactions take place in the business. So let's start. The first term which I want to introduce, you guys have very much familiar with these terms, I know, but we must know them theoretically so that we can use our knowledge in our studies, in accountancy. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब व्यापारिक लेन देन। जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं या तो हम उसे कैश में खरीदेंगे या फिर उधार खरीदेंगे, और हम लोग कोई चीज़ सेल करते हैं या परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस ट्रांजैक्शन में आती हैं। इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस नॉर्मली उनका एक एविडेंस, उनके पास एक बैकअप होता है, एविडेंस के रूप में एक एविडेंस होता है उनके पास, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके एविडेंस के तौर पे, जिनको हम लोग कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल इत्यादि के नाम से जानते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली एविडेंस्ड बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लियर, उसके बारे में डिटेल्स सारी देने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके सवाल में तो आपको मदद नहीं करने वाली हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। अकाउंटिंग वाउचर, जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को, उन क्वालिटीज़ को जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ रिटन ऑन गुड क्वालिटी पेपर। These slide videos are very important for your notes preparation. That's why I am explaining these all small but important points so that you can prepare your notes. उस अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी का पेपर उसका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उस पर नाम लिखा होना चाहिए, उसके टॉप पे फर्म का नाम, ताकि इससे पता चले कि ये जो वाउचर है वो किस फर्म का है। ट्रांजैक्शन की डेट होनी चाहिए, और डेट कौन सी? तो जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, न कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन उस वाउचर में लिखा जा रहा है। वाउचर में अगर मैं आज लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन 2 दिन पहले हुआ है, तो मैं डेट 2 दिन पहले का ही डालूंगा उसमें, ताकि उससे हमें ट्रांजैक्शन की डिटेल पता चले। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैंने वाउचर कब बनाया है, मैंने ट्रांजैक्शन कब किया है, इसका रिकॉर्ड वो वाउचर है, इसलिए हम लोग उस पर डेट कौन सी डालेंगे? ट्रांजैक्शन वाली डेट डालेंगे। द नंबर ऑन द वाउचर, एक सीरियल नंबर होना चाहिए, ताकि जब हम कभी उसका चेकिंग करें, कभी जांच पड़ताल हो, तो पता चले कि पूरे सीरियल नंबर के वाउचर्स हमारे पास है, कोई बीच में मिसिंग नहीं है। जो भी अकाउंट हम डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज, सारी डिटेल्ड, ताकि उस अकाउंटिंग वाउचर को लेके हम लोग आगे की जर्नल एंट्रीज वगैरह कर सकें, इसलिए सारी डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए। और अंत में जिस पर्सन ने उस वाउचर को बनाया है उसका सिग्नेचर, उसका नाम उस वाउचर पे होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से, जो कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के रूप में जाना जाता है। हमारे पास, हमारी फर्म में जितनी भी एसेट्स होंगी वो हमेशा हमारी लाइबिलिटीज और हमारे कैपिटल के बराबर ही होंगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम है तो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, देयर इज़ अ मिस्टेक, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग। सो वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस, इनइक्वालिटी कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो एसेट क्या है? समथिंग ओन्ड बाय कंपनी। मार्क माई वर्ड्स, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन
कमिंग वीडियोस। तो एसेट्स कहते हैं हम समथिंग विच इज़ ओन्ड बाय कंपनी, जिस पे कंपनी का पूरा अधिकार है, कंपनी ने जिसको खरीदा हुआ है, जिसके अधिकार को कंपनी ने खरीदा है। ओन्ड मीन्स अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एसेट इज पेड टू गेट द ओनरशिप। मैंने एक मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल के लिए अगर मैंने 20,000 रुपये दिए हैं तो मतलब मैंने उसकी ओनरशिप लेने के लिए 20,000 रुपये दिए हैं, वो मोबाइल मेरा है, आई ओन दैट मोबाइल, तो वो मेरा एक एसेट वो माना जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। Liabilities, something loaned to the company, something which company has to pay at the specific time, a particular time or at the end, लेकिन उसको पे करना ही है कंपनी को। कैपिटल इज समथिंग, कैपिटल इज ऑल्सो अ लोन टू बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर्स। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डुअल कॉन्सेप्ट, सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। तो कैपिटल एक तरीके का लोन है जो बिजनेस को उसके ओनर ने दिया है, उसके बदले वो उसको समय समय पर बिजनेस में अर्न की गई प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ें देता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, जिससे आप लोगों को मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकूं कि बैलेंस शीट में किस तरीके से हमारे ट्रांजैक्शंस इफेक्ट डालते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट जो कि सबसे आखिरी बुक होता है हमारे अकाउंटिंग में, लेकिन शुरुआत करने के लिए जिस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की जा रही है, एसेट और लायबिलिटी, तो इन एसेट और लायबिलिटीज़ को हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट में ही देखते हैं। इसलिए मैंने बैलेंस शीट से शुरुआत की है, थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरीके से इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पर पड़ता है। तो पहला ट्रांजैक्शन है कि रोहित ने बिजनेस शुरू किया। रोहित ने बिजनेस शुरू किया और कैपिटल लगाया उसने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। तो मैंने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन भी दिया हुआ है आपको स्लाइड में। तो देखिए क्या है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से उसका कैश आपकी बैलेंस शीट में 5 लाख का बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया 5 लाख, और लगे हाथ कैपिटल के रूप में एक लायबिलिटी भी कंपनी की बढ़ गई, जिसको एंड ऑफ द डे उसको पे बैक करना है, तो 5 लाख रुपए के कैपिटल भी बढ़ गया। अगला ट्रांजैक्शन, उसने स्टेट बैंक अकाउंट में अपना खाता खोला, स्टेट बैंक में अपना खाता खोला 4,80,000 रुपये का। तो उसके पास जो 6 लाख रुपये 5 लाख रुपये कैश थे, उसमें से 20,000 रुपये उसने अपने पास रखे, बाकी 4,80,000 बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में हमारे पास एसेट हमारा बढ़ गया, लेकिन हमारी लायबिलिटीज़ अनइफेक्टेड हैं। सेम ऐसा ही चार्ट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए बनाएंगे, जो मैं आपको समय आने पे आपको बना के दूंगा। फर्नीचर खरीदा 60,000 रुपये का और चेक से पेमेंट किया। तो चेक से पेमेंट का मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक का बैलेंस हमारा सिर्फ 4,20,000 रुपये रह गया, जबकि फर्नीचर हमारा एक एसेट बढ़ गया 60,000 रुपये का, तो हम लोगों ने उसको शो कर दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर हम लोगों ने प्लांट और मशीनरी खरीदी 1,25,000 की, एडवांस दिया 10,000 रुपये कैश और बाकी चीज़ें उधार हैं। तो 1,25,000 की मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी एसेट में हमारा 1,25,000 बढ़ जाएगा। 10,000 रुपये उसको एडवांस दिया, मतलब कैश हमारा 10,000 रुपये कम हो जाएगा। और क्रेडिटर, ऐसे लोग, हमारी एक लायबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे लोग जिनको हमें पैसा फ्यूचर में देना है वो हो जाएंगे 1,10,000 रुपये। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम MS सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000, 55,000 रुपये का गुड्स परचेज किया सुमित ट्रेडर से। जब भी हमें ट्रांजैक्शन में ट्रेडर का नाम दिया रहे और कैश मेंशन न किया गया रहे, तो हमें मान लेना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो उधार है, दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, नॉट ऑन कैश। इसमें सुमित ट्रेडर का नाम दिया हुआ है, हम लोगों ने उससे सामान खरीदा है, इसका मतलब उनको पैसा देना है। 55,000 रुपये का सामान है एंड 55,000 का सामान है, तो हमारा स्टॉक, एसेट साइड में हमारा स्टॉक बढ़ गया 55,000 का, और लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर में 55,000 का की वृद्धि हो गई। 25,000 रुपये का गुड्स हम लोगों ने रजनी को बेच दिया 35,000 रुपये में। 10,000 का प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने, 25,000 का सामान बेचा, तो 25,000 हमारे स्टॉक में से कम हो गए। और ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि रजनी ने हमें कैश दिया है। तो रजनी
डेटर्स के रूप में हमारी एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में एंटर्ड होगी। तो 35,000 रुपये का हम लोग हमारे डेटर्स बढ़ गए और हमारा कैपिटल जो है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांजेक्शन्स का हमारे बैलेंस शीट पे। तो सोचिए कि बिगनिंग का ट्रांजैक्शन और एंड, सबसे एंड ऑफ द बुक जो हमारी होती है, लास्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग दैट इज बैलेंस शीट, वो सारे ट्रांजैक्शंस उनको भी इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में अकाउंटिंग में हर स्टेप इंटरलिंक्ड है और एक स्टेप को समझे बिना दूसरे स्टेप पे जाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें हर स्टेप को अच्छे तरीके से समझना होगा ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पे कोई असर न पड़े। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, कीप प्रिपेयरिंग नोट्स, and very soon we are going to start solving problems. So get prepared and keep giving me feedbacks, and your doubts are very valuable for me. For the time being, thank you and all the best.